वो तो जब वेबसाइट बना के दिखाओगे तभी मैं कराऊंगा, तो नहीं कराऊंगा, बोल रखा है मैंने। तो RWD बताने जा रहा हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। तो आजकल मोस्टली सारा जो वेबसाइट बन रहा है वो सब फुली रिस्पॉन्सिव बन रहा है। पहले क्या होता था कि पहले डेस्कटॉप के लिए अलग CSS की कोडिंग होती थी, मोबाइल के लिए अलग CSS की कोडिंग होती थी, और टेबलेट के लिए अलग CSS की कोडिंग होती थी, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब एक ही वेबसाइट हम ऐसा बनाते हैं कि जैसे में यूजर उस वेबसाइट को अलग अलग डिवाइस पे ओपन करता है, उस डिवाइस के हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग अपने आप जो वेबसाइट है वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो RWD में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान से देखें। एक बार पढ़ लो। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के बारे में अगर इंटरव्यू में पूछ लिया कि होता क्या है, ध्यान से पढ़ना। हाँ जी रोहित, आ रही बात समझ में। यस सर। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में बेसिकली होता क्या है कि कोई भी आपने वेब पेज बनाया, जैसे ही उस वेब पेज को आप मोबाइल या टेबलेट में ओपन करोगे तो अपने आप उस डिवाइस के अकॉर्डिंग कंप्रेस हो जाता है। और जैसे ही उस वेब पेज को आपने डेस्कटॉप लैपटॉप पे ओपन किया तो वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये आपका एक वेबसाइट बना हुआ है, ये डेस्कटॉप लैपटॉप व्यू है ना। इसमें कौन सा कॉलम स्ट्रक्चर चल रहा है? कल 4 तरह का कॉलम स्ट्रक्चर बताया था वेबसाइट का लेआउट, कौन सा है? 3 कॉलम स्ट्रक्चर। तो लेफ्ट है, कंटेंट है, और राइट है। अब जैसे ही मैं इसको टेबलेट में ओपन करूंगा टैब में, तो तुरंत ये 3 कॉलम से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अरे जैसे ही टेबलेट में ओपन करूंगा, ये राइट वाला पार्ट ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा फुटर के ऊपर, तो तुरंत ये 2 कॉलम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 2 कॉलम लेफ्ट साइड पर। तो ये आपका डेस्कटॉप व्यू है। जैसे ही आपने टेबलेट में ओपन किया इसी वेब पेज को, तुरंत ये 2 कॉलम लेफ्ट साइड बार में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। आई बात समझ में। और जैसे ही मैं इसको मोबाइल में ओपन करूंगा, तुरंत 1 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये चीज कैसे कैसे होती है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा होता है? 2 चीजें मेन। एक HTML5 में व्यू पोर्ट आता है, और CSS3 में मीडिया क्वेरी। तो यही दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। रोहित, समझ में आ रही बात? यस सर। तो अब आपसे पूछा जाएगा व्यू पोर्ट के बारे में और मीडिया क्वेरी के बारे में। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए व्यू पोर्ट होता क्या है, ध्यान से इसको समझना। तो ये पूछा ही पूछा जाएगा आपके पास मीडिया क्वेरी के बारे में और व्यू पोर्ट। तो HTML5 का ये व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट करता क्या है, पढ़ लो एक बार।
ध्यान से पढ़ो, व्यू पोर्ट करता क्या है। ठीक है, देखो समझ में आया। मोनिका, रोहित, समझ में आया। जी सर। तो एक्चुअली में आपको हेड के अंदर ये वाली लाइन लिखनी होती है। अगर बस ये वाली लाइन नहीं लिखा आपने तो आपका पेज रिस्पॉन्सिव काम करेगा ही नहीं। हाँ, HTML5 में, HTML5 का ही तो बता रहा हूँ। व्यू पोर्ट HTML5 ही का तो है, अभी तो बताया मैंने। तो ये एक लाइन आपको लिखना मैंडेटरी है। अगर नहीं लिखा तो आपका पेज रिस्पॉन्सिव वाला काम करेगा ही नहीं। रोहित, समझ में आ रही बात। यस सर, आ रही है। तो मेटा टैग के अंदर नेम में व्यू पोर्ट और कंटेंट में विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1.0 लिखना होता है। अब इसका मतलब क्या है, एक बार पढ़ लो, सारी चीजें अच्छे से डिटेल में लिखी है। ये एक एक का मतलब लिखा हुआ है कि मतलब क्या है। रोहित, थर्सडे को वेबसाइट दिखाओगे ना। यस सर, दिखाएंगे। थर्सडे को मैं वेब होस्टिंग बताऊंगा, फिर वेबसाइट अगर दिखाओगे तो। ओके सर। थर्सडे को आ जाना। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर। फिर अब देखो मीडिया क्वेरी के बारे में देखो। मीडिया क्वेरी होता क्या है, CSS3 का ये एट्रीब्यूट है ना, प्रॉपर्टी है। तो एक बार मीडिया क्वेरी के बारे में पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। @मीडिया लिखना होता है ना। अभी मैं इसके एग्जांपल्स बताऊंगा कि कैसे कैसे मीडिया क्वेरी आपका काम कैसे करता है ना, अलग अलग डिवाइस पे कैसे कैसे वो काम करता है। तो बूट स्ट्रैप जब आप यूज करते हो ना, तो वहां पे भी मीडिया क्वेरी काम कर रहा होता है। हमें लिखना नहीं होता, वो ऑलरेडी इनबिल्ट करके देता है वो, है ना। तो बेसिकली मीडिया क्वेरी का ये 4 काम होता है। मेन इसी के लिए हम मीडिया क्वेरी यूज करते हैं। सारी बात हमने। अब मीडिया क्वेरी के सिंटेक्स की मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से सिंटेक्स देना होता है ना। रोहित, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है। नो सर। अब मीडिया टाइप्स में हमें ये सब चीजें लिखनी होती है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखो, उससे क्लियर हो जाएगा ना। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, उससे क्लियर हो जाएगा काम कैसे करते हैं।
हाँ, देखना इसमें क्या किया हुआ है। बॉडी के अंदर मैंने सिंपल सा एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है। और हेड के अंदर स्टाइल टैग में सबसे पहले जब मैं इस पेज को रन करूंगा तो मेरा बैकग्राउंड का कलर लाइट ग्रीन आएगा। हाँ, अब जैसे ही मैं उस पेज को छोटा करूंगा, यहाँ पे दिया हुआ है मैक्स विथ 500 पिक्सल। इसका मतलब 0 से लेके 500 पिक्सल के बीच में हमारा बैकग्राउंड का कलर लाइट ब्लू आएगा। और जैसे ही 501 पिक्सल होगा, तुरंत वो लाइट ब्लू से लाइट ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस पेज को रन करूंगा तो मोबाइल और टैबलेट व्यू में बैकग्राउंड का कलर लाइट ब्लू होगा और डेस्कटॉप लैपटॉप में लाइट ग्रीन होगा। मेरे को कुछ ऐसा पेज बनाना है कि अलग अलग डिवाइस में वो बैकग्राउंड का कलर अलग अलग ले। तो इसके लिए मैंने मीडिया क्वेरी का जो यूज किया है, ये देखो। जब मैंने रन किया, अभी आपका लाइट ग्रीन आ रहा है। तो अभी मैं प्रोजेक्टर पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे अगर ओपन करूंगा तो बैकग्राउंड का कलर लाइट ग्रीन आएगा। और जैसे ही मैं इसको मोबाइल या टैबलेट में ओपन करूंगा, तुरंत इसका बैकग्राउंड का कलर लाइट ब्लू हो जाएगा। ये देखो, हो गया लाइट ब्लू। ये मोबाइल व्यू है ना। ये टैबलेट है ना। अब जैसे ही 500 पिक्सल तक तो लाइट ब्लू रहेगा, जैसे ही 501 हो जाएगा तुरंत ग्रीन। देखना, अभी तक ये 500 तक चल रहा है ना। देखो, देखा, यहाँ तक 500 है। तो ऐसा हमने सेट कर दिया कि जैसे ही उसका विथ 500 पिक्सल तक हो तब तक तो वो लाइट ब्लू रहे, और जैसे ही 500 से एबव हो तुरंत लाइट ग्रीन। तो ऐसे ऐसे हमें कोडिंग करनी होती थी पहले, जो अब नहीं करनी होती। अब हमें नहीं करना, वो खुद करके देता है। जो फ्रेमवर्क आ गए हैं, बूटस्ट्रैप वेब डिजाइनिंग का जो फ्रेमवर्क है रिस्पॉन्सिव के लिए, उसमें ऑलरेडी ये सब चीजें पहले से डिफाइन करके दे दी। लेकिन वहां पे भी कॉन्सेप्ट यही चल रहा है मीडिया क्वेरी। रोहित, समझ में आई बात नहीं आई? यस सर, आ गई। तो ये मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स क्लियर हुआ मोनिका? दो चीजें होती है, मीन विथ होता है, एक मैक्स विथ होता है। अभी मीन विथ वाला भी बताऊंगा। तो मीडिया क्वेरी का थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ऐसे ही आप अलग अलग सेट करके अलग अलग बना सकते हो कि मोबाइल के लिए अलग बैकग्राउंड कलर है, टैबलेट के लिए अलग है, डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए अलग है। ठीक है। और स्टार्टिंग में हेड के अंदर ये लाइन तो लिखनी मैंडेटरी है। अगर ये वाला लाइन नहीं लिखा आपने तो लोकल पे तो काम कर जाएगा, लेकिन जैसे ही लाइव होस्ट करोगे वहां पे वो रिस्पॉन्सिव काम नहीं करेगा। चाहे वो बूट स्ट्रैप हो, चाहे कुछ भी हो, बूट स्ट्रैप में भी ये लाइन लिखना मस्ट है। रोहित, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? हाँ जी रोहित, आवाज आ रही है नहीं आ रही? यस सर, आगे समझ में। अब देखो होता क्या था, पहले जब हम मीडिया क्वेरी की कोडिंग लिखते थे तो अलग अलग डिवाइस के लिए हमें पता होना चाहिए था कि हर डिवाइस का हाइट और विड्थ कितना कितना होता है। देख लो, ये याद रखना पड़ता था हमें। लेकिन अब आपको पता है पहले क्या होता था कि जो मोबाइल आता था वो फिक्स साइज का आता था, एक ही साइज का आता था, अलग अलग साइज का नहीं आता था। अब आजकल का ट्रेंड ये हो गया है कि डेली नए नए साइज का आता है। आप बता नहीं सकते कि आने वाले टाइम में किस साइज का मोबाइल है। आगे बात है में। तो पहले हमें याद रखना पड़ता था सबका अलग अलग। देखो, पोर्ट्रेट के लिए अलग, लैंडस्केप के लिए अलग, ये सब हमें याद रखना पड़ता था। आईपैड के लिए अलग, आ रही बात है में, आईफोन के लिए अलग।
अब ये सब हमें कुछ याद करने की जरूरत, बूट स्ट्रैप ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया। रोहित, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? यस सर आ रही। तो ये सब हमें साइज याद रखना पड़ता था, और इसी साइज के अकॉर्डिंग हम अलग अलग सीएसएस की कोडिंग करते थे और फिर हम बनाते थे। आ रही बात है? अब एक दूसरा एग्जांपल देखो। ये अलग अलग डिवाइस के लिए बनाए हुए हैं। तो कोड ध्यान से समझना। बॉडी में तो हमने सिंपल सा हेडिंग और पैराग्राफ दे दिया है ना। देखो स्टार्टिंग से ये वाला लाइन तो समझ में आ रहा है। अब देखो ये मीडिया स्क्रीन में, ये बताओ कहाँ से कहाँ तक के बीच में ये वाला कलर लेगा, ले बताओ। 320 से स्टार्ट करेगा और 480 से तक, है ना। और ये वाला अरे 0 से लेके 320। ये वाला जितना जितना, ये 1024। तो ये अलग अलग डिवाइस के लिए हमने अलग अलग जो है देखो सेट कर दिया, देख रहे हो। तो ऐसे ऐसे हमें अलग अलग मीडिया क्वेरी में सेट करना पड़ता था, मेंशन करना पड़ता था, जो कि बहुत ही टिपिकल था वेब डिजाइनर के लिए ये सब काम करना। रोहित, समझ में आ रही बात? जी सर। तो ये देखो अब सबके लिए अलग अलग कलर आएगा, देखो। अब देखना अभी कौन सा कलर है, सबके लिए अलग अलग कलर आएगा, देखो। देख रहे हो, ऐसा कुछ करना होता था रिस्पॉन्सिव के लिए। तो ये सब कोड लिख लिख के अलग अलग डिवाइस के लिए हमें मेंशन करना पड़ता था सबके लिए। आ गई बात समझ में? तो मीडिया क्वेरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा रिस्पॉन्सिव वेब पेज काम करता है, और यही चीज सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछी जाती है। रोहित, समझ में आ रही बात? यस सर। अब एक तीसरा एग्जांपल देखो, इसमें क्या किया हुआ है। इसमें मीनू बनाया हुआ है। अब ये मीनू काम कैसे कर रहा है, ध्यान से देखना। जब मैंने रन किया, देखना ये मीनू आ रहा है। जैसे मैंने इसको छोटा किया, ये 1 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो। मतलब रिस्पॉन्सिव है ना, पूरा प्रॉपर काम कर रहा है, ये देखो। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना? ये देखो 1 कॉलम में हो गया। ये मोबाइल भी हो गया, ये आपका टेबलेट भी हो गया, ये डेस्कटॉप हो गया।
ये क्लियर हो रही है? तो ये कैसे हुआ, कोड देखो इसका। बॉडी वाला कोड तो सब समझ में आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। सीएसएस का कोड देखो। ये 0 से 480 पिक्सल अगर हो, मतलब 480 पिक्सल से जब स्टार्ट होगा तो उसका लेफ्ट साइड बार का विड्थ इतना हो जाए और फ्लोट लेफ्ट हो जाए। मोनिका आ रहा है सामने? मीडिया क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये सब पूछा जाता है आपसे। ये वाला तो वही है। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। ये वाला एग्जांपल देखो। इसमें क्या हो रहा है देखो ना ध्यान से। अभी आपका ये डेस्कटॉप है। अब जैसे ही मैं मोबाइल व्यू करूंगा तो ये कोलैप्स हो गया। ये देखो, रियल में होना ये चाहिए, ये हाइड हो जाता है। कल दिखाया था ना कोलैप्सिबल मेन्यू। तो पहले डेस्कटॉप लैपटॉप में वो हॉरिजॉन्टल था, और मोबाइल और टैबलेट में ये वर्टिकल हो गया अपने आप, देख रहे हो? हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल हो गया। रोहित आ रहा है सामने? यस सर। तो यही सब आपको करने के लिए दिया जाएगा। जब जेंगो में जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ऑफिस में, कंपनी में, तो वेबसाइट में यही सब काम करने के लिए दिया जाएगा आपको बनाने के लिए। डिजाइनिंग भी आप ही से करवाएंगे, डिजाइनर नहीं बैठा रहेगा। डिजाइनिंग भी आप ही को करनी है और डेवलपमेंट भी आप ही को करनी है। जब भी आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाओगे तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब ही होता है दोनों काम आप ही को करना है। आ गई बात समझ में? तो ये सब चीजें आती रहेंगी तभी तो आप कर पाओगे। तो खाली बैकएंड सीखने से कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। बिना फ्रंट एंड के बैकएंड सीखने का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि मेन जो लुक है वो फ्रंट एंड से ही मिलेगा। बैकएंड से तो बस फंक्शनैलिटी है कि मैं चाहता हूँ कि इस लिंक पे क्लिक करूँ तो मेरा एक डायनेमिक पेज ओपन हो जाए, डेटाबेस से डेटा आए और उस पेज पे वो शो हो जाए। वो काम बैकएंड से होगा। लेकिन जो लुक है ना, जो स्टाइल देना है, वो सब फ्रंट एंड। आ रही बात समझ में? तो खाली बैकएंड सीखने से कोई कुछ नहीं होने वाला आपको। दोनों का मैंडेटरी है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जब तक नहीं सीखोगे कोई फायदा नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो काम मिलेगा वो फ्रंट एंड का ही तो मिलेगा। स्टार्टिंग में पहले ही आपको बैक एंड का काम तो देगा ही नहीं। क्योंकि जब तक आपका फ्रेमवर्क नहीं बनेगा, पूरा जो है लेआउट नहीं बनेगा, सब कुछ नहीं बनेगा, आप बैक एंड कैसे करोगे? आजकल कंपनी, पहले होता था कि डिजाइनर अलग रखती थी, डेवलपर अलग अलग रखती थी। अब का ट्रेंड खत्म हो गया। एक ही बंदे से दोनों काम करवाए। अलग अलग बंदों को पैसे नहीं देगी वो। इसीलिए फुल स्टैक डेवलपमेंट में अब जो जॉब निकल रही है फुल स्टैक की निकल रही है। पहले वेब डिजाइनर की निकलती थी, वेब डेवलपर की निकलती थी। ठीक है, तो उनको वो अलग अलग काम देते थे। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट में मतलब ही यही है कि दोनों आना चाहिए। रोहित समझ में आ रही बात?
हाँ जी रोहित, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। तो आ थोड़ा गया आइडिया था लग रहा सर। है आपको मीडिया क्वेरी के बारे में कि कैसे कैसे, ये सब तो पढ़ा होगा आपने? यस सर पढ़ा हुआ है। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। यस सर। तो बस मीडिया क्वेरी में यही सब चीजें सेट करनी होती थी, है ना? कि अलग अलग हाइट विड्थ के लिए हम क्या सेटिंग करें, क्या सीएसएस की प्रॉपर्टी करें कि अपने आप जो है वो क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, जो पहले करना पड़ता था। अब बूट स्ट्रैप ने हमारा काम इतना आसान कर दिया, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा थे। बूट स्ट्रैप में गलती होने के चांसेस 9 के बराबर है ना? पहले क्या होता था कि एक डिजाइनर का काम ही यही था, फिक्स करना। जब रोज रोज नए नए डिवाइस ओपन होते थे तो हर डिवाइस के लिए उस वेब पेज को फिक्स करने का काम उसी का होता था। तो एक डिजाइनर इसी के लिए रखा जाता था कि बस वो यही करे। हाँ, लेकिन जब से बूट स्ट्रैप आया वो काम ही खत्म हो गया। तो बूट स्ट्रैप को डेवलप किसने किया है पता है? डेवलपर का नाम? रोहित, पता है बूट स्ट्रैप को किसने डेवलप किया है? नो सर। ट्विटर कंपनी के जो डेवलपर थे उन्होंने ही डेवलप किया है। तो उन्होंने इतना दिमाग लगा के उसको बनाया है कि आने वाले 50-100 साल में भी कोई अगर डिवाइस आती है, उस डिवाइस पे भी ये पेज रिस्पॉन्सिव काम करे। इतना सोच समझ के बनाया उन्होंने। कोई भी डिवाइस हो, चाहे छोटा से छोटा डिवाइस हो या बड़े से बड़ा डिवाइस हो, हर डिवाइस पे वो रिस्पॉन्सिव काम करेगा। 5 अलग अलग उन्होंने चेक पॉइंट्स बना दिए, और उन्हीं चेक पॉइंट्स के क्लासेस को आपको यूज करना है। SM, MD, कोल, सुना होगा रोहित? यस सर सुना। एमडी लार्ज स्मॉल। MD, LG, कोल, यस सर। एक्स्ट्रा स्मॉल, यस एक्सेस, सर। यस सर। XXL भी आ गया। एक्सेल। हाँ, XXL भी आ गया प्रोजेक्टर के लिए ना। जी सर। अब देखो ये मीडिया क्वेरी का यूज करके अलग अलग मल्टीपल कॉलम्स बनाए हुए हैं। इसको देखना, मीडिया क्वेरी का यूज करके अलग अलग कॉलम्स बनाए हुए हैं, देखना। अभी आपके पास 4 कॉलम दिख रहे हैं। अब जैसे इसको छोटा करोगे, ये देखो 2 कॉलम हो गए, 1 कॉलम हो गया, देख रहे हो? 1 कॉलम, 2 कॉलम हो गया, फिर 4 कॉलम। तो ये एडवांटेज था मीडिया क्वेरी का, और यही वाला कॉन्सेप्ट आपका बूट स्ट्रैप में भी चल रहा है। ठीक है, तो मीडिया क्वेरी में बस आपको यही सब चीजें मेंशन करनी होती थी। ये देखो अलग अलग ये सेट किया हुआ है, ये तो समझ में आ रहा होगा। 600 पिक्सल पे विड्थ कितनी हो जाए? 100। कितने पे क्या हो जाए? 50%। कितने पे क्या हो जाए? 25। तो यहाँ पे CSS में मैंने आप लोग को सूडो एलिमेंट बताया था, सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट लिखवाया था, याद है? तो देखो बिफोर और आफ्टर लिखवाया था, तो आफ्टर यूज हो रहा है। तो ये सब CSS की प्रॉपर्टीज में यूज होंगी। बॉक्स साइजिंग पढ़ा होगा, रोहित पढ़ा है बॉक्स साइजिंग? नो सर। ऐसा ऐसा कि इसलिए काम आता है कि हम अगर बॉक्स का साइज बढ़ रहा है तो मतलब मेन बॉक्स में लगाई जाती है सर ये प्रॉपर्टी, ताकि
कंटेंट की वजह से साइज ना बढ़े मेन बॉक्स का। हाँ, अब देखो एक हाइट एलिमेंट का मैंने बनाया हुआ है। मैं चाहता हूँ ना जब मैं डेस्कटॉप या लैपटॉप में ओपन करूँ, एक मेरा डिव है वो शो हो, और जैसे ही मैं मोबाइल या टैबलेट में ओपन करूँ तो वो हाइड हो जाए। कुछ ऐसा करना है। ये देखो, अभी आपको ये वाला जो डिव है दिख रहा है, ये वाला डिव। अब जैसे मैं इसको मोबाइल व्यू करूँ तो ये वाला डिव गायब हो जाए। ये देखो, मोबाइल और टैबलेट में वो वाला जो डिव था वो दिखेगा नहीं, और जैसे ही मैं डेस्कटॉप लैपटॉप करूंगा वो दिख जाएगा। आ रही बात समझ में? तो हाइड करने के लिए मीडिया क्वेरी का कोड क्या लिखा हुआ है, ये देखो, डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन से क्या होता है, हाइड हो जाए। यानी कि 0 से 600 पिक्सल के बीच में ये दिखेगा नहीं, और 600 पिक्सल से ज्यादा होगा तो दिख जाए। हिडन कहाँ है? हिडन तो होता ही नहीं है इसमें। डिस्प्ले में हिडन कहाँ होता है? डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले नन और इनलाइन ब्लॉक, चार ही होते हैं, हिडन तो होता ही नहीं इसमें। हिडन डिस्प्ले में होता ही नहीं है। हाँ, तो नन का मतलब यहाँ पे समझो हिडन ही है, हाइड हो जाता है। यहाँ पे लिख नहीं सकते हिडन। डिस्प्ले में प्रॉपर्टी जो होती है इनलाइन होता है, ब्लॉक होता है, नन होता है, या इनलाइन ब्लॉक होता है, चार ही होते हैं। समझ गए? तो रोहित, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ दीदी, क्लियर है। अब देखो मैंने फॉन्ट साइज का बनाया हुआ है कि अगर मैं मोबाइल व्यू करूँ तो उसका फॉन्ट साइज क्या हो, छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, कुछ करना है। और लैपटॉप में कुछ अलग साइज का है, तो देखो कैसे किया हुआ है। तो यही सब कोड हमें करना होता है। अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग जो है चीज़ें हम मीडिया क्वेरी से इजीली कर सकते हैं। आज बात समझ, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ मीडिया क्वेरी का काम कैसे करता है? देखो, अभी आपका फॉन्ट का साइज बहुत बड़ा आ रहा है ना, क्योंकि हमने डेस्कटॉप लैपटॉप भी ओपन किया। ठीक है, अब जैसे मैं मोबाइल में ओपन करूंगा इसको, तो मोबाइल में इतना बड़ा फॉन्ट तो नहीं आना चाहिए ना, है, छोटा हो जाए। तो देखो, जैसे मैं मोबाइल व्यू करूंगा देखो फॉन्ट छोटा होगा। तो ये चीजें करनी होती है ना, देख रहे हो? हाँ जी रोहित, समझ में आ रही बात? यस सर। तो देखो ये कोड लिखा हुआ है, जी। 0 से 600 के बीच में साइज क्या रहेगा, 30 पिक्सल, है ना? और 600 से ऊपर अगर रहेगा तो कितना आएगा? हाँ, परसेंटेज, लेकिन फॉन्ट साइज हमेशा पिक्सल में देते हैं ना। फॉन्ट साइज पिक्सल में थोड़ देंगे, परसेंट में थोड़ देंगे, पिक्सल में देते हैं। मोनिका, आ रहा है समझ में कैसे कैसे करना है? हाँ, अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वाला जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ओनली मोबाइल और टैबलेट के लिए यूज होगा, डेस्कटॉप लैपटॉप में तो होगा नहीं, है ना? पोर्ट्रेट लैंडस्केप के लिए हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ता था, ओरिएंटेशन। हाँ, नहीं पहले लिखना पड़ता था, बता तो रहा हूँ। अब तो बूट स्ट्रैप में लिखना ही नहीं होता, होता है लेकिन वो खुद कर रहा होता है, हमें नहीं करना। समझ गए? अब जो बूट स्ट्रैप जो काम करता है
वो टोटल ग्रिड सिस्टम पे काम करता है। तो इसको ध्यान से समझना। ग्रिड सिस्टम कुछ ऐसे बनता है, और ग्रिड सिस्टम का यूज करके अगर कोई भी वेबसाइट का लेआउट बनाओगे तो वो फुली रिस्पॉन्सिव काम करेगा, उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस 9 के बराबर होंगे। और ग्रिड सिस्टम का मतलब ही होता है एक रो के अंदर 12 कॉलम होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे अभी मैंने ऊपर 3 कॉलम वाला जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, ये वाला, इसको मेरे को ग्रिड सिस्टम का यूज करके बनाना है। तो जब भी मैं हेडर बनाऊंगा, हाँ, तो हेडर में एक रो में मैं 12 कॉलम लूंगा, एक रो के अंदर 12 कॉलम। अब जब मैं ये सेंटर वाला ये जब मैं लेआउट बनाऊंगा, ये सेंटर वाला, तो बताओ कैसे डिवाइड होगा। 3 कॉलम में मैं ये लेफ्ट साइड वाला बनाऊंगा, 6 कॉलम में ये बीच वाला बनाऊंगा, और 3 कॉलम में राइट वाला बनाऊंगा। 12 हो गए। तो ऐसे डिसाइड करके अगर आप बनाते हो रो एंड कॉलम के बेस पे, तो कभी भी ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, फुली रिस्पॉन्सिव काम करेगा। और फुटर को एक रो में 12। अगर आपने एक रो में 12 से ज्यादा दे दिया तो अपने आप वो नीचे आ जाएगा। यही तो बूटस्ट्रैप में बना रखा है ऐसा कॉन्सेप्ट। जब आप दो दो क्लास बताई थी ना मैंने, फिक्स ग्रिड सिस्टम और फ्लूइड, है ना, एक कंटेनर फ्लूइड। तो अगर आपने कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड वाली क्लास कॉल कर ली, तो अगर आप गलती से एक रो में 12 से ज्यादा अगर कॉलम बना भी दोगे, अपने आप नीचे चला जाएगा। यही तो एडवांटेज है। गलती होने के चांसेस 9 के बराबर है। आप फोर्सफुली डालना भी चाहोगे तो देगा ही नहीं। तो यही जब मैं ग्रिड सिस्टम बनाना बताता हूँ बूटस्ट्रैप में, तो ये सब करके दिखाता हूँ। देखो, ग्रिड लेआउट आपका ऐसे काम कर। देखो, हेडर जो बना है, एक रो के अंदर 12 कॉलम है, मोनिका। लेफ्ट साइड बार 3 कॉलम, 3 कॉलम, 6 कॉलम, 12 हो गए। तो कुछ ऐसे लेआउट बनाना होता है। ये देखो, रोहित समझ में आई बात यहाँ तक? यस सर। तो हमेशा आपको याद रखना है कि रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम अगर आप फॉलो करते हो, एक रो के अंदर 12 कॉलम होने चाहिए, 12 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब आप लोगों को RWD का कॉन्सेप्ट, मीडिया क्वेरी का कॉन्सेप्ट, व्यू पोर्ट का कॉन्सेप्ट, और ये ग्रिड सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा आपका बूट स्ट्रैप काम करता है। रोहित समझ में आ गई बात? हाँ जी रोहित, आवाज आ रही है? यस सर, आगे सुनिए। क्या? अरे वो तो अलग अलग डिवाइस के लिए देना होता है। SM, MD, LG। SM का मतलब स्मॉल डिवाइस, MD का मतलब मीडियम डिवाइस, LG का मतलब लार्ज डिवाइस। ठीक है। एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज। 5 चेक पॉइंट बना दिया ना, अब 6 आ गए बूट स्टेप 5 में। एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज बना दिया प्रोजेक्टर के लिए। समझ गए? तो टोटल बूट स्टेप गिट सिस्टम पे ही तो फॉलो करता है। उसमें आपको बनाना नहीं है, ऑलरेडी ये बना के दे रखा है। ये देखो, पहले से डिफाइन करके दे रखा है उसने। बूट स्टेप की ऑफिशियल वेबसाइट है getbootstrap.com। जब इसमें जाओगे ना आप, ये देखो, डॉक्स में जाओ और इसमें ग्रिड सिस्टम पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रिड सिस्टम में क्या दिया है। ये देखो, ये है एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल,
मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब ये बूटस्ट्रैप 5 ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये 4 में नहीं था, ये 6 चेक पॉइंट्स बना दिए। और इन सब का जो हाइट और विथ है पहले से डिफाइन करके दे दिया। अगर ये वाली क्लास आप कॉल कर लोगे तो अपने आप हाइट और विथ अपने आप ले लेगा। ये देखो, तो पहले यही चीज हमें देना पड़ता था मीडिया क्वेरी में, अब हमें देना नहीं है, बस क्लास कॉल कर लिया, अपने आप ले लेता है। आगे बात समझ, तो ये तो एडवांटेज है बूटस्ट्रैप। हाँ जी रोहित, समझ में आई बात? यस सर। पूरा जो है बूटस्ट्रैप ना, ये ग्रिड सिस्टम लेआउट पे काम करता है, रो एंड कॉलम पे काम करता है प्रॉपर। एक रो के अंदर 12 कॉलम होनी चाहिए, लिखा हुआ है इधर। तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डब्ल्यूडी का, मीडिया क्वेरी का। चलो कल मिलते हैं।